पार्ट 2 में आपने सुना था कि विक्रम ने सुहागरात के दिन ही मनीषा को बिस्तर से पटक दिया था। मनीषा के ससुर जी का कहना था कि विक्रम के पास्ट का विक्रम पर गहरा सदमा लगा है, इसलिए वो हमेशा बात बात पर गुस्सा करता रहता है। अब आगे मनीषा विक्रम के पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, ऐसे सोचते सोचते कमरे में पहुंच जाती है कि जितने में उसके मोबाइल की घंटी बजने लगती है। मोबाइल पर फ्लैश होते हुए नंबर को देखकर वो फटाफट कॉल रिसीव कर बात करने लग जाती है। जब वो मोबाइल पर अपने माँ बाबू जी से बात कर रही होती है कि जितने में मनीषा की बुआ सास वहाँ पर आती है और झल्लाते हुए मनीषा के हाथ का मोबाइल लेते हुए कहती है, पहले तूने दुल्हन को भगाया और खुद दुल्हन बनकर यहाँ आई है और आते ही मोबाइल पर हंस हंस कर बातें कर रही है। ऐसे कहकर उसने फटाक से मोबाइल को जमीन में पटक दिया। बुआ सास ने इतनी जोर से मोबाइल को जमीन पर पटका था कि उस मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो आगे कहने लगी, चल नीचे उतर, रसोई संभाल, क्या बनाना क्या नहीं बनाना, किसे क्या चाहिए किसे क्या नहीं। ये भी देखकर कहकर वो पैर पटकते हुए मनीषा के कमरे से बाहर निकली। मनीषा वही जमीन पर बैठकर उन टूटे हुए मोबाइल के टुकड़ों को देखकर रोने लगी। फिर वो अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर नीचे उतरी और अपने कदम उसने रसोई की तरफ बढ़ा दिए। तब उसे पता चला कि रसोईया किचन में दोपहर के भोजन की तैयारी कर रहे थे। जब रसोईया ने मनीषा को रसोई में देखा तो मनीषा को एक स्माइल के साथ ग्रीट करते हुए क्या बनाया आज के खाने में इसके बारे में पूछने लगे। तब मनीषा ने दोपहर के खाने में क्या क्या बनाना है इसको उसने जानकारी दी और साथ ही मनीषा उनकी हेल्प करने लग गई। ऐसे करते करते पूरे 2 घंटे के बाद पूरा खाना बनकर तैयार हो गया। खाना बनने के बाद कुछ खाने में कम या ज्यादा तो नहीं है देखने के लिए मनीषा ने टेस्ट किया तो खाना उसे बढ़िया लगा। इससे वो बहुत खुश हुई कि खाना एकदम परफेक्ट बना है। खुशी से झूमते हुए उसने थोड़ा थोड़ा खाना सारे रसोई को भी टेस्ट कराया। सबको खाना बहुत पसंद आया, पर इस खुशी पर पहले से ही कोई नजर लगाए बैठा हुआ था। वह थे मनीषा की बुआ सास और उसकी बेटी रंजना। वह ये सब नजारा खिड़की से चुप चुप के देख रहे थे। जब खाना बना तब मनीषा डाइनिंग हॉल की व्यवस्था देखने के लिए डाइनिंग हॉल में गई। तब मनीषा की बुआ सास और रंजना ने रसोई में जाकर पहले खाने को टेस्ट किया। फिर उनको लगा कि खाना तो बहुत बढ़िया बना है और सब मनीषा की तारीफ करेंगे और वो नहीं चाहते थे कि इस घर में कोई भी मनीषा की तारीफ करे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सब्जी में ज्यादा नमक डाल दिया। बुआ सास और रंजना मनीषा से इसलिए भी खफा थे क्योंकि रंजना चाहती थी कि विक्रम की शादी रंजना की सहेली सिमरन से हो, लेकिन एकाएक विक्रम की शादी मनीषा से होने से वो अपना बदला मनीषा से पूरा करना चाहते थे। मनीषा बेचारी इन सब बातों से अनजान थी। मनीषा ने खुशी खुशी सबको खाना परोसा। सबने विक्रम को कहा कि नई नवेली दुल्हन के हाथ का खाना पहले वो टेस्ट करेगा। विक्रम ने सबकी बात मानकर जैसे ही उसने सब्जी के साथ रोटी का नेवाला मुंह में रखा, उसको नमक इतना ज्यादा लगा कि उसने उसी पल वो नेवाला मुंह में से निकालकर फेंक दिया। सब्जी में नमक ज्यादा होने से विक्रम का खाने का मुंह एकदम से बिगड़ गया और उसे एकदम से गुस्सा आया और वो मनीषा के पास गया, उसका एक हाथ पकड़ा और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। एकदम से हो रही इस घटना से परिवार वाले विक्रम को ताकते ही रह गए कि आखिर हुआ क्या है। सबने विक्रम को कहा, क्या विक्रम तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, बिन्नी ने ऐसा क्या किया? तो विक्रम गुर्राते हुए बोला, खुद पहले खाना चक्कर देख लो। फिर सबने खाना टेस्ट किया तो सबको खाने में नमक ज्यादा लगा और उन्होंने कहा, इतनी सी बात पर तुमने बिंदी पर हाथ उठाया। तो विक्रम जोर से गुर्राते हुए बोला, अरे बावड़ी ने खाना नहीं बनाता आवे तो ये रसोई में कई लेवा गई। के बाद ये सब नजारा और एकदम से जो मनीषा की गाल पर तमाचा पड़ा, जिससे मनीषा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो रोते रोते सीधे अपने कमरे में जा पहुंची। फिर विक्रम के घर वाले विक्रम को समझाने लगे। इतने में एक रसोईया बीच में ही डरते हुए बोल पड़ा, छोटे हुकुम सा खाना हम सबने आपको परोसने के पहले टेस्ट किया था तो खाने में नमक तो बराबर था, पर जब खाना यहाँ लाया गया और परोसा गया तो खाने में नमक कैसे ज्यादा हो गया। रसोई के ऐसे कहती ही मनीषा की बुआ सास बीच में ही बोल पड़ी, तो खाने में क्या हमने नमक ज्यादा मिलाया है? अब तुम क्या हम पर आरोप लगा रहे हो? आज दिन तक हमारे घर में खाने में ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं हुई, तो आज नई बिन्नी के आने से क्यों हुई है बताइए। ये बात सुनते रसोईया एकदम से चुप हो गया। फिर हुकुम शाह ने रसोईया को शांति से समझाया और वो अपने कमरे में चले गए। इधर विक्रम भी उठकर बाहर चला गया। घर के सभी लोगों ने जैसे कुछ खाया और अपने अपने कमरे में चले गए, पर इधर मनीषा ने आज कुछ भी नहीं खाया था और वो लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। ऐसी ही सुबह से शाम हो गई। रात को विक्रम हवेली आया और सीधे अपने कमरे में गया।
तो उसने देखा कि मनीषा बालकनी में नीचे जमीन पर सो रही थी। तो विक्रम भी अपने कपड़े उतारे, सीधा मनीषा के पास चला गया और जाकर उसके पास लेट गया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ मनीषा के कमर में डाल दिया और उसके गर्दन को छूने लगा। विक्रम के छूने से मनीषा की एकदम से नींद उठ गई और वह हड़बड़ी में उठी और उसने एकदम से विक्रम को धक्का दिया। उसने देखा कि विक्रम नशे में धूत था। विक्रम को धक्का देने पर विक्रम को और गुस्सा आया और वापस आकर मनीषा के ऊपर सो गया। इससे मनीषा को विक्रम के ऊपर और गुस्सा आया और उसने विक्रम के सामने एक एक कर गुस्से से अपने ब्लाउज के हुक खोलने लगी। और फिर विक्रम को देखकर उसने कहा, लो कर लो अपनी मुराद, यही चाहते हो ना, आप लो, मैं तैयार हूँ। मनीषा के ऐसे बर्ताव से विक्रम को और भी गुस्सा आया और वो मनीषा को कहने लगा, ये बीच तुम्हारे रोड दिखा रही से थाने हरे का सैकड़ों छोरियों ने लाइन लाई मार पाचे, तो आपने कही परियोरी रानी समझ रही से, तो तू ये भूल जा थारी कोई औकात नहीं मारे सामने। थारी हरी की छोरिया एक मिनट में मारा बिस्तर पर गर्म करवा दे तैयार बैठी रहे। तो मनीषा को भी गुस्सा आने लगा और वह भी गुस्से में बोल पड़ी, तो जाओ ना उन्हीं लड़कियों के पास, मेरे पास क्यों आए हो, मैं आपको बुलाने थोड़ी आई थी। मनीषा की ये बातें सुनकर विक्रम झल्लाते हुए कमरे से बाहर गया। इधर मनीषा अपनी किस्मत को कोसते हुए ऐसी ही जमीन पर पड़ी पड़ी रोई जा रही थी और रोते रोते ही मनीषा को कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। इधर विक्रम सारी रात हवेली से बाहर रहा। वो महल के कुछ दूरी पर रेत के बने टीले पर जाकर लेट गया और वही उसको नींद आई। सुबह जब विक्रम उठा तो उसको कल रात की सारी घटना उसके आंखों के सामने आने लगी। उसको बुरा भी लग रहा था। वो अपने आप को कहने लगा, क्यों विक्रम, क्यों क्यों तो आज छोरे ने बार बार तकलीफ देवे से, क्यों तो आने बार बार भला बुरा कहवे से। और मन ही मन वो अपने आप को गाली देने लगा। इसी ख्याल में वह दूसरे दिन घर पर आया तो उसने देखा कि घर में गणेश जी की आरती हो रही थी और आरती मनीषा कर रही थी, साथ ही आरती भी बोल रही थी। मनीषा की मधुर आवाज सुनकर विक्रम एक बार तो उसे देखते ही रह गया। मनीषा आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसने नीले कलर का राजस्थानी पोशाक पहन रखा था। उसके गोरे बदन पर नीले कलर का वह लहंगा खूब जच रहा था। सुबह की आरती में विक्रम का दोस्त वैभव सिंह भी था। मनीषा ने अच्छे से आरती की, सबको प्रसाद दिया और वह जाने को हुई। तभी एकदम से उसका पाँव लहंगे में फंस गया और वह गिरने को हुई। तभी विक्रम के दोस्त ने उसे थाम लिया। विक्रम में नजारा देखकर उसे वैभव सिंह से जलन होने लगी, क्योंकि वैभव सिंह मनीषा के हाथ को अपने हाथ में लिए थमा हुआ था और मनीषा भी वैभव सिंह को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर विक्रम मन ही मन बोल पड़ा, अने बावड़े रे कई वही हो, ये तो आग को अदन कभी अटे तो कभी वटे गिरती फिरी से, सोचकर वह वहां से चुपचाप निकल पड़ा। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में मनीषा ने विक्रम को पूरी तरह इग्नोर किया था। विक्रम के कमरे में आने से पहले मनीषा बालकनी का दरवाजा बंद कर सो जाती थी, या फिर विक्रम कमरे में होता तो वो उसके सोने के बाद कमरे में आती। मनीषा का यह सब रवैया अब विक्रम को बेचैन करने लगा था। क्यों पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे मनीषा का रवैया अब खटकने लगा था। पर मनीषा को ऐसे करके बहुत सुकून मिल रहा था। वो चाहती भी यही थी, कभी उसे उस राक्षस के सामने जाना ना पड़े। मनीषा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने फैशन डिजाइन में डिग्री की थी और विक्रम का बिजनेस भी कपड़ों का ही था। लेकिन विक्रम को और विक्रम के परिवार वालों को यह पता नहीं था कि मनीषा ने फैशन डिजाइन में डिग्री की है। एक दिन बिजनेस से रिलेटेड विदेशी क्लाइंट के साथ विक्रम और उसके भाइयों की मीटिंग थी, जिसमें क्लाइंट ने बात रखी कि उसको कुछ नई और यूनिक डिजाइन चाहिए। जितने भी विक्रम का फोन बजने लगा तो उसने देखा विक्रम के फोन पर मनीषा के माँ बाप जी का फोन आ रहा था और वह ये मीटिंग छोड़कर मनीषा को मोबाइल देने नहीं जा सकता था। तब उसने किसी नौकर को कहकर मनीषा को वही बुलाया। मनीषा ने आज चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी, क्योंकि आज उसका राजस्थानी पोशाक पहनने का मन नहीं कर रहा था। तो उसने हुकुम सा और रानी सा को मनाकर साड़ी पहन लिया था। जब वो विक्रम का फोन लेने के लिए विक्रम के पास आए और जब क्लाइंटों ने मनीषा को साड़ी में देखा तो क्लाइंटों को मनीषा की साड़ी का डिजाइन बहुत अच्छा लगा और क्लाइंट देखते ही बोल पड़े, आई गॉट इट। तब विक्रम बोल पड़ा, व्हाट? तो क्लाइंट ने बताया कि उन्हें जैसा डिजाइन चाहिए था वैसा मिल गया है। तब विक्रम ने कहा, कहाँ मिला? तो एकदम से क्लाइंट बोल पड़े, हुकुम रानी सा की साड़ी के जैसा डिजाइन चाहिए। उन्होंने बताया। फिर वो क्लाइंट मनीषा को देखकर स्माइल करते हुए कहने लगे, वाओ मैम, नाइस चॉइस, योर साड़ी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लासिक, ऑल्सो यू आर लुकिंग गॉर्जियस। यह सुनते ही विक्रम क्लाइंट को घूरने लगा। फिर मनीषा ने भी हंसते हुए उनका धन्यवाद किया और वो विक्रम का मोबाइल लेकर वहां से फटाफट निकल गए। पर विक्रम को मनीषा की तारीफ किसी के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगा। फिर वो क्लाइंट बोले,
आपकी वाइफ की साड़ी के जैसा डिजाइनर मटेरियल चाहिए, सो आप देख लीजिएगा। कहकर उन क्लाइंटों ने करोड़ों की डील विक्रम के साथ पूरी कर ली और फिर वो क्लाइंट वहां से चलते बने। इधर विक्रम को डील मिलने से वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके दिमाग में आया कि वह साड़ी जैसा डिजाइन कैसे बनाएगा और किसे बनाने के लिए देगा। इसलिए वो अपने छोटे भाई समधीर को कहता है, समधीर जरा जाकर अपने भाभी से पूछ लियो, वो जो साड़ी है वो कटु खरीदी लाई से पछे आप ही वन बारे में सोचा। समधीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो सीधा मनीषा के पास जा पहुंचा। वो मनीषा के पास पहुंचा तो था, लेकिन भाभी से कैसे पूछे ये उसे सूझ नहीं रहा था। लेकिन फिर भी वो एकदम से मनीषा से पूछता है, भाभी साहब आप आज साड़ी में राजस्थानी पोशाक से भी सुंदर लग रही हो, वैसे आपने ये साड़ी कहाँ से ली, बहुत सुंदर लग रही है। मनीषा समधीर की बातों को समझ चुकी थी क्योंकि उसने पहले उन क्लाइंट की बातें सुन ली थी। तो वो बोले, देवर जी आप साफ साफ ये क्यों नहीं बोलते कि आपको इस तरह के कपड़े का डिजाइनर ड्रेस मटेरियल बनाना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रही हूँ, ये ड्रेस मटेरियल मैंने खुद ने डिजाइन किया है और इसका सारा प्रोसेस मेरे अनुसार ही हुआ है। जितने में समधीर बोल पड़ा, वाह भाभी साहब आपको ये सब आता है। तो मनीषा एकदम से बोल पड़ी, हाँ मैंने एमएससी इन फैशन डिजाइन किया है। तब समधीर बड़ा खुश हुआ और बोला, वाह भाभी साहब ये तो हमारे बिजनेस के लिए और बढ़िया रहेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा कपड़ों का बिजनेस है। फिर मनीषा ने उसे इस तरह के कपड़ों का प्रोसेस पूरा समझाया और फिर समधीर वहां से चला गया। फिर मनीषा काम से निपट गई तो उसने सोचा थोड़ा रेस्ट कर ले। तभी अचानक कमरे में विक्रम हाजिर हुआ। मनीषा विक्रम को देखती कमरे से बाहर जाने को हुई। तब विक्रम ने अचानक से मनीषा का हाथ पकड़ लिया। इसी अचानक से हाथ पकड़ने पर मनीषा विक्रम को देखती रह गई। विक्रम ने मनीषा का हाथ पकड़कर सीधा उसे अपने सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगा, तू तो मैंने इस तरह इग्नोर ना कर पाओगी। मनीषा सोच में पड़ गई कि तू तो मैंने इग्नोर ना कर, इसका मतलब इनके लाइफ में और भी कोई थी या है। यदि विक्रम के लाइफ में कोई थी या कोई है तो वो कौन है। क्या मनीषा और विक्रम का रिश्ता धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर विक्रम मनीषा को और परेशान करना चाहता है, क्या होगा आगे, ये देखने के लिए इस कहानी का पार्ट 4 देख लीजिएगा। धन्यवाद। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।